नमस्ते मेरे शिक्षा के प्यारों। आज का टॉपिक है लखनऊ पैक्ट। इस वर्ड को समझिए। लखनऊ यानी लखनऊ सिटी, पैक्ट यानी संधि, दो गुटों के बीच संधि। यहाँ पर दो गुट है, एक है कांग्रेस, दूसरा मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग जो कि हमेशा इनके अगेंस्ट रहता था, वो कैसे इनके साथ मिलकर पैक्ट साइन कर रहा है, इसके पीछे का बैकग्राउंड समझिए। 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल किया ब्रिटिशर्स ने टू अपीज मुस्लिम। जैसा कि आप इस मैप में देख सकते हैं, बंगाल को ईस्ट और वेस्ट बंगाल में विभाजित कर दिया गया। लेकिन 1911 में वायसराय लॉर्ड हार्डिंज ने इसको वापस ले लिया। दैट इज नोन एज एनलमेंट ऑफ पार्टीशन। और ये वापस तब लिया गया जब जॉर्ज फिफ्थ जो किंग थे, उन्होंने इंडिया विजिट किया था। अब इसको पार्टीशन को वापस ले लिया। ऊपर से 1912-13 में जो ब्रिटेन रिफ्यूज टू हेल्प टर्की इन बाल्कन वॉर। देखो, जो बाल्कन वॉर चल रही थी, जो कि अगेंस्ट टर्की हो रहा था, उसमें ब्रिटेन ने टर्की की मदद करने से मना कर दिया। इस बाल्कन वॉर को समझते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं, ये जो रोमानिया, बल्गेरिया, सर्बिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, अल्बानिया, ये जो है ये बाल्कन रीजन है। अब ये बाल्कन रीजन पहले ऑटोमन एम्पायर यहाँ तक फैली हुई थी, लेकिन 1912-13 का जो बाल्कन वॉर्स होती हैं, तो ये लोग ऑटोमन एम्पायर को, ये ब्लू वाला रीजन भी उनसे छीन लेते हैं और बस ऑटोमन एम्पायर ये ऑरेंज वाले रीजन में सीमित रह जाता है। तो इस वॉर में ब्रिटेन ने इनकी सहायता करने से मना कर दिया। और वहीं वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटेन जो है वो टर्की के अगेंस्ट लड़ेगा। तो अब ये जो टर्की के अगेंस्ट ब्रिटेन हो गया है बाल्कन वॉर में, वर्ल्ड वॉर 1 में, इससे मुस्लिम्स जो इंडिया में, उनको क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए, जो टर्की का सुल्तान है, वो कैलिफ, वो है पूरे वर्ल्ड का मुस्लिम्स का रिलीजियस हेड है। तो यानी जब ब्रिटेन टर्की के अगेंस्ट हो गए, तो ऑल ओवर वर्ल्ड में मुस्लिम्स को जो कहते हैं पैन इस्लामिस्ट मूवमेंट कहते हैं। मतलब जो ओवरऑल जो वर्ल्ड के मुस्लिम्स हैं, वो लोग जो हैं ब्रिटेन का विरोध करेंगे अब। तो यही एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट्स के तहत, और वहीं मोहम्मद अली जिन्ना जो कि 1906 में जब मुस्लिम लीग बनी थी, उसके कुछ दिनों बाद इसको ज्वाइन करेंगे। उससे पहले वो कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं। तो वो दोनों जो पार्टीज थी उसके मेंबर थे, और वो एक ब्रिज साबित हुए एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट्स को कांग्रेस के साथ जोड़ने में। और इस तरीके से ये दोनों गुट, जो एनुअल सेशन होता है दिसंबर का, 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ था। हर साल दिसंबर में वो अपनी पार्टी का एनुअल सेशन करते थे। उसी एनुअल सेशन में 1916 में लखनऊ पैक्ट में मुस्लिम लीग भी साथ आ जाएगी और लखनऊ पैक्ट साइन करेंगे। अब इसके प्रोविजंस देखते हैं कि जो हम लोग होम रूल मूवमेंट पढ़ा, एनी बेसेंट ने जिसे इनिशिएट कराया था, उसमें हम लोग अपना सेल्फ गवर्नमेंट मांग रहे हैं कि हम लोग खुद पर राज करें, हमारे इलेक्टेड मेंबर्स अपने जो कंट्री के लोग हैं उनके लिए लॉ बनाएं। लेकिन जो हमने प्रोविजंस हम मांग तो रहे थे, लेकिन हमें कुछ क्लॉजेस उनको फॉर्मली लिख के देने पड़ेंगे। तो वो सारे क्लॉजेस इस पैक्ट के थ्रू दिए गए। देखो, लखनऊ पैक्ट आपने अच्छे से समझ लिया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 समझना बहुत आसान हो जाएगा, और जिस पर यूपीएससी बहुत ज़्यादा सवाल पूछता है। तो लखनऊ पैक्ट का सबसे पहला क्लॉज है रिलेटेड टू प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। देखो, इस टर्म को समझिए। प्रोविंसेस, जैसा कि आप इस मैप में देख सकते हैं कि भारत की बाउंड्री में डिफरेंट रीजन्स डीमार्केटेड है। तो ये जो ब्लू वाले रीजन्स हैं, इन रीजन्स में जो लॉ मेकिंग बॉडी है वो अलग थी, मतलब जो कानून बनाती थी इन प्रोविंसेस के लिए, और यहाँ की सरकारें भी अलग थी। तो ऐसे डीमार्केटेड रीजन जिनकी खुद की सरकार और कानून बनाने की व्यवस्था है, उनको प्रोविंसेस कहते हैं। तो प्रोविंशियल लॉ लेजिस्लेटिव यानी लॉ मेकिंग, एंड काउंसिल यानी ऐसे लोगों का समूह जो कि इस काम को कर रहे हैं। तो जैसे अब से रिलेट करें तो स्टेट्स की खुद की अपनी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है जो कि स्टेट के लिए लॉस बनाती है, और उनकी खुद की सरकारें हैं। तो ये प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में इन्होंने डिमांड की जो मेंबर स्ट्रेंथ है वो बढ़नी चाहिए। मेजर प्रोविंसेस में 125 या उससे ज़्यादा, माइनर प्रोविंसेस में 50 to 75 की रेंज में। अब ये जो टोटल मेंबर्स हैं उसमें से 4th 5th जो हैं वो इलेक्टेड होने चाहिए, ठीक है। और जो ये जो 1/5 हैं ये नॉमिनेटेड होने चाहिए। तो इन्होंने कहा कि भाई इलेक्टेड मेंबर्स की संख्या बढ़ाइए, और ये जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो जो इलेक्ट होके आएंगे
वो होके आएंगे पीपल द्वारा, जनता द्वारा, बेस्ड ऑन ब्रॉड फ्रेंचाइज। देखो फ्रेंचाइज का मीनिंग होता है कि जो लीगली ऑथराइज होता है। तो जैसे अब 18 साल का से ऊपर हर एक व्यक्ति वोट कर सकता है। ऐसे ही इन्होंने मांगा कि उस टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा जनता वोट में भाग ले। अब जो वहीं पर मुस्लिम लीग भी, क्योंकि साथ में इनके आके ये पैक्ट साइन कर रही थी, तो सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट कैसे नहीं आएगा। तो मुस्लिम लीग ने कहा कि जितनी भी ये प्रोविंसेस हैं उसमें हमें इतनी प्रपोर्शन में, जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि पंजाब में 50%, यूनाइटेड प्रोविंस में 30%, बंगाल में 40%, इस तरीके से कुछ कुछ प्रोपोर्शन में इन्होंने हर प्रोविंस में अपने लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड की। सेपरेट इलेक्टोरेट इस टर्म को समझते हैं। देखो सेपरेट यानी अलग, इलेक्टोरेट यानी जो कि इलेक्शंस में भाग ले रहे हैं उन लोगों का समूह, ठीक है। तो अब से रिलेट करना कि एक ये रीजन है, कोई भी स्टेट ले लीजिए जिनको पहले प्रोविंस कहते थे, तो उसमें जो फिलहाल जो है कोई भी मेंबर जो है यहाँ पर खड़ा हो सकता है इलेक्शंस में, ठीक है। और इनमें यानी ये बंदा समझ लो खड़ा हो गया इलेक्शन में, ठीक है। तो ये सारी जनता जो है वो इसमें वोट करती है, तो यानी ये सारी जनता इलेक्टोरेट हो गई। अब सेपरेट यानी आपको कुछ सेपरेट कर देना है। अब इसमें से आप सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट ही खड़ा होगा, ठीक है। और जो वोटिंग है वो भी सिर्फ यहाँ पर मुस्लिम लोग ही इसको वोट डाल सकते हैं, यानी खड़ा भी मुस्लिम कैंडिडेट ही होगा और वोटिंग भी सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ही करेंगे। तो यानी पूरे में से आपने इलेक्टोरेट को सेपरेट कर दिया है। अब इस तरीके से इन्होंने एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में सीट मांगी, तो यानी उन सीट्स पर सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा होगा और जो वोटिंग है वो भी सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी ही करेगी। तो इस तरीके से इन सीट्स पर सिर्फ मुस्लिम ही इलेक्ट होकर जा सकते हैं। तो अब देखते हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जो वहाँ पर स्टेट्स हैं उनकी सरकारें, उनमें इन्होंने क्या मांगा। देखो प्रोविंशियल गवर्नमेंट में हेड होता है एक तो गवर्नमेंट का, जैसे फिलहाल प्रधानमंत्री जो है हेड है। अगर जो हम स्टेट्स की बात करें वो तो सेंटर की बात हो गई। तो केजरीवाल जो है वो दिल्ली के गवर्नमेंट के हेड है, तो वो गवर्नर हेड हो गया। अब हेड के साथ एक उसकी काउंसिल होती है। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जितने भी मेंबर्स हैं, ठीक है, उसमें से जो आधे हैं, आधे से ज़्यादा हैं तो अच्छा है, एटलीस्ट हाफ तो इंडियंस होने ही चाहिए। इन्होंने ये डिमांड की। पे जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में आपने देखा जो इलेक्टेड मेंबर्स आ रहे थे, वो इलेक्टेड मेंबर्स इनको इलेक्ट करेंगे और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भेजेंगे। देखो जैसे स्टेट्स में, प्रोविंसेस में अपनी उनकी खुद की लॉ मेकिंग बॉडी और सरकारें हैं, ऐसे ही सेंटर में हैं जिसको इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और इम्पीरियल गवर्नमेंट कहेंगे हम। तो अब यहाँ पे इन्होंने मांगा कि जो काउंसिल है उसकी स्ट्रेंथ 150 उसमें मेंबर्स होने चाहिए, और सिमिलरली उसमें जो 4/5 है वो इलेक्टेड होंगे और बाकी जो यहाँ पे 1/5 है वो नॉमिनेटेड होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अगेन इन्होंने मुस्लिम्स के लिए 1/3 सीट्स जो हैं यहाँ पर रिजर्व रहेंगी। वहीं जो सेंटर में सरकार है उसको हेड कर रहे हैं गवर्नर जनरल और उनकी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल है। सिमिलरली यहाँ पे भी आधे तो इंडियंस होने ही चाहिए, और ये इंडियंस वही ये लोग इलेक्ट करके, जो यहाँ पे इलेक्टेड मेंबर्स आ रहे हैं वो लोग अगेन इस काउंसिल में मेंबर्स को इलेक्ट करके भेजेंगे। तो देखो यहाँ पर एक और मेन प्रोविज़न एक्सेप्ट किया गया, वो था कम्युनल वीटो का क्लॉज, ठीक है। कम्युनल वीटो, इस टर्म को समझिए। कम्युनल यानी रिलेटेड टू पर्टिकुलर कम्युनिटी, मुस्लिम, हिंदूज या और कोई कैटेगराइजेशन भी कर सकते हैं। तो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से रिलेटेड वीटो यानी वीटो पावर, डिसएग्रीमेंट पावर, कि हम मना करते हैं। तो जैसे आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में देख सकते हैं कि जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं उनको वीटो पावर है। जैसे हमें मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर करने के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आपको एक लाना पड़ता है रेजोल्यूशन कि हम इसको डिक्लेयर करना चाहिए। तो 5 मेंबर्स में से एक भी अगर जो उसको डिसएग्री कर दे तो वो पास नहीं हो सकता।
तो इसलिए चाइना हमेशा उसको वीटो करता रहा, तो काफ़ी टाइम लग गया उसको डिक्लेयर करने में। तो अब यहीं पर अब हम इसकी से लिंक करते हुए यहाँ पर समझेंगे, यानी कम्युनिटी रिलेटेड कुछ वीटो डिसएग्रीमेंट पावर्स दी गई। इसका मतलब है कि अगर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में कोई भी कम्युनिटी रिलेटेड बिल या रेजोल्यूशन लाया जा रहा है, तो उस पर अगर जो 3/4 मेंबर्स जो हैं काउंसिल के वो उसको वीटो कर दें, डिसएग्रीमेंट कर दें, तो वो कभी भी पास नहीं होगा अगर जो किसी कम्युनिटी के इंटरेस्ट को अफेक्ट कर रहा है। तो इस क्लॉज को भी यहाँ पे मान लिया गया। वहीं अब एक लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो सैलरी थी वो अभी तक भी हमारे खजाने में से जाती थी, भारतीयों के खजाने में से। तो ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्या है उसको समझिए। देखिए, आपने देखा प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और सरकारें हैं, सेंटर में है इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और उसकी सरकार, ठीक है, जिसके हेड है गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल को ही वाइसराय कहते हैं, ठीक है। अब ये जो है ये इनको रिपोर्ट कर रही हैं, ठीक है। और ये जो है ये ब्रिटेन में जो पार्लियामेंट है उसका एक मिनिस्टर है जिसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहते हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पर भारत में रिलेटेड मैटर्स को देख रहा है। तो ये इस जो यहाँ पर वाइसराय है जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को रिपोर्ट कर रहा है। अब देखो, मतलब ये ब्रिटेन का मिनिस्टर है और मतलब लूट ही लिया धर के, और इसकी सैलरी हमारे खजाने से जा रही है। तो लखनऊ पैक्ट वालों ने कहा कि भाई इसकी सैलरी हम लोग नहीं देंगे, इसकी सैलरी जो है ब्रिटेन के खजाने में से मिलनी चाहिए। तो फटाफट प्रीलिम्स का क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि द पार्टीशन ऑफ बंगाल मेड बाय लॉर्ड कर्जन इन 1905 लास्टेड अंटिल। इसी में देखा हमने कि किंग जॉर्ज 5 जो आए थे वो कर्जन्स एक्ट एट द रॉयल दरबार इन दिल्ली इन 1911। तो जो दिल्ली में था, जो कैपिटल थी वो बंगाल से दिल्ली शिफ्ट कर दी गई थी 1911 में ही, और इस पार्टीशन को जॉर्ज 5 के आने पर वापस भी ले लिया गया था। तो किंग जॉर्ज 5 एब्रोगेटेड कर्जन ने ये अप्लाई किया था पार्टीशन, कर्जन्स एक्ट एट द रॉयल दरबार इन दिल्ली 1911।